स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आप सभी का वेलकम है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट के बारे में। अब ये मास डिफेक्ट होता क्या है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस का मास उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। किसी भी अगर न्यूक्लियस के मास के बारे में अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस का मास, चूंकि न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के इक्वल होना चाहिए। लेकिन देखा ये जाता है एक्सपेरिमेंट से कि न्यूक्लियस का मास इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम होता है। तो ये जो मास में डिफरेंस आ जाता है थ्योरेटिकल मास में और एक्सपेरिमेंटल मास में, जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही कहा जाता है मास डिफेक्ट। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे कि मास डिफेक्ट क्या होता है कि अगर ये प्रोटॉन है और यहाँ पर न्यूट्रॉन है, अभी दोनों अलग अलग है, न्यूक्लियस के बाहर है। अब अगर प्रोटॉन के मास के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.00727 यू होता है। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, सिर्फ 1 यू ले लेंगे। इतना लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, हमें समझना है। तो समझने के लिए क्या करेंगे कि ये यहाँ पर जो पॉइंट में वैल्यू है इसका, इसको हटा देते हैं, इससे समझने में आसानी होगा। तो प्रोटॉन का मास सपोज दैट मान लेते हैं 1 यू है। अब न्यूट्रॉन का मास लेना है, तो न्यूट्रॉन का रियल में मास होता है 1.00866 यू होता है। लेकिन कैलकुलेशन को या समझने को आसान बनाने के लिए हम लोग इसको भी क्या लेंगे, पॉइंट का वैल्यू हटा देते हैं, सिर्फ ले लेते हैं 1 यू। यानी कि प्रोटॉन का मास यहाँ पर लेनी है 1 यू और न्यूट्रॉन का मास हो गया 1 यू। मास का कई यूनिट होता है, किलोग्राम हो गया, ग्राम होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्मॉल यूनिट एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एएमयू से या फिर यू से इंडिकेट करते हैं। यू भी क्या है, मास ही का यूनिट है। अब देखिए यहाँ पर, अब दोनों अगर यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर आपस में मिल रहा है और मिल करके ये बना रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस बना रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिल गया, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या रहता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। अब अगर न्यूक्लियस के मास के बारे में बात करते हैं तो न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए वो होना चाहिए प्रोटॉन के मास। प्रोटॉन का मास कितना है, 1 यू, और प्लस क्या होना चाहिए, न्यूट्रॉन का मास, ये भी 1 यू है, यानी होना चाहिए 2 यू। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का मास को निकाला जाता है तो देखा ये जाता है कि न्यूक्लियस का मास इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से, यानी इस मास से थोड़ा सा कम आता है। यानी कि एक्सपेरिमेंट मास इसका कितना आता है, तो एक्सपेरिमेंट मास आता है, सपोज दैट ये आ रहा है 1.8 यू, यानी हमेशा थोड़ा सा कम आता है। तो अब थ्योरेटिकल मास है 2 यू और एक्सपेरिमेंटल मास है 1.8 यू, तो कितना डिफरेंस है, तो डिफरेंस है 2 यू में से क्या करेंगे, 1.8 यू को घटाने पे हमें मिलेगा 0.2 यू। ये मास में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। और मास में, न्यूक्लियस के मास में इस डिफरेंस को ही कहा जाता है मास डिफेक्ट। यानी कि इस डिफरेंस को, थ्योरेटिकल मास और एक्सपेरिमेंटल मास में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को ही कहा जाता है, न्यूक्लियस के मास के उस डिफरेंस को कहा जाता है मास डिफेक्ट।
और मास डिफेक्ट को इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है डेल्टा एम से। यानी कि इतना बात समझ में आएगा, यानी कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम के बराबर होना चाहिए। थ्योरेटिकल वैल्यू यही बताता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये देखा जाता है कि हमेशा न्यूक्लियस का मास उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के सम से थोड़ा सा कम आता है। तो मास में जो डिफरेंस हो जाता है वो डिफरेंस ही कहलाता है मास डिफेक्ट, मास में कमी। ये कमी आ गया, इस कमी को ही क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट कहते हैं। अब ये मास का होता क्या है, तो असल में ये मास जैसे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे मिलकर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है, तो मास में जो कमी आ जाती है, ये मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। यानी कि मास एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, रिलीज होकर बाहर निकल जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए, हाँ यहाँ पे एक बात और बता दें, यानी कि अगर आप किसी दूसरे वर्ड में कहना चाहें तो ये एनर्जी का निकलना, ये एनर्जी का निकलना, ये एनर्जी का निकलना रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में मिलने का। यानी ये एनर्जी का निकलना ही रिस्पॉन्सिबल है कि ये मास में जो कमी आता है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है और वो एनर्जी रिलीज कर जाता है। और ये एनर्जी का निकलना ही ये इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आपस में मिलने का। इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट कि बॉय और गर्ल है। अब देखिए, दोनों का मैरिज होता है, शादी होती है। ये सब तो हम लोग समझ ही सकते हैं आसानी से, ये सब समझना आसान होता है। अब सपोज दैट ये कर लीजिए कि बॉय के पास 50 लाख रुपया है, गर्ल्स के पास भी कितना है, 50 लाख रुपया है। अब जब दोनों का मैरिज होता है तो लड़का कोई पैसा खर्च करता नहीं है, बहुत समझिए कंजूस। अब लड़की शादी जब होती है तो होता क्या है, लड़की वाले दहेज देते हैं। तो दहेज के सामान में, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने में और फर्नीचर और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब खरीदने में इसका 10 लाख रुपया क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। अब देखिए, अगर आप ऐसे सोचें कि एक लड़का और एक लड़की की आपस में मैरिज होती है, शादी होती है, लड़का के पास 50 लाख, लड़की के पास भी 50 लाख, तो दोनों जब आपस में मिलता है तो मिलने के बाद अगर आप थ्योरेटिकल ऐसे सोचा जाए तो टोटल अमाउंट पैसे का कितना हो जाएगा, तो 50 लाख और 50 लाख, ये हो जाएगा आपको 100 लाख। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है कि जब भी शादी होगी तो कुछ ना कुछ पैसा क्या होगा, खर्च होगा। तो लड़की दहेज में जो सामान देती है उसमें जो खर्च हो गया वो हो गया 10 लाख रुपए। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये बतलाएगा ये कि एक्सपेरिमेंट से जब ये देखा जाएगा कि कितना पैसा इन लोगों के पास है, तो पैसा रियल में इतना नहीं होगा, पैसा हो जाएगा 50 लाख प्लस 40 लाख, ये कितना बचेगा, 90 लाख। तो ये जो डिफरेंस आ गया, अब डिफरेंस कितना आ गया, तो डिफरेंस आ गया 100 लाख में से 90 लाख को डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे तो 10 लाख का डिफरेंस आ गया। तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पर, यानी थ्योरेटिकल पैसा इतना होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जब भी आपस में दोनों मिलेगा तो कुछ ना कुछ पैसा क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, जिसके कारण थ्योरेटिकल पैसे में और एक्सपेरिमेंटल पैसे में क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन अब ये जो पैसा में डिफरेंस आता है, ये 10 लाख रुपया के फॉर्म में नहीं रहता है, जैसे मास यहाँ मास के फॉर्म में नहीं रहता है, वो मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। इसी तरह से ये पैसा कन्वर्ट हो जाता है डिफरेंट सामान के रूप में। लेकिन वो सामान ही, वो जो दहेज का सामान है वही रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर दोनों के मिलने का।
अगर दहेज का सामान नहीं दिया जाता है तो लड़के के पापा खड़े हो जाते हैं कि भाई हम तो शादी होने नहीं देंगे। तो अगर आप इस तरह से सोचें तो यही ये जो पैसा में डिफरेंस आया है और जिसके कारण जो अलग अलग सामान खरीदा रहा है, जिसकी जो रिस्पॉन्सिबल है ये दोनों के आपस में मिलने का। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, मास में जो डिफरेंस आता है और वो मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, जैसे वो पैसा कन्वर्ट हो जाता है अलग अलग चीजों में, फ्रिज में, कूलर में, वॉशिंग मशीन में। तो यहाँ पे मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और ये एनर्जी का निकलना और जैसे कि वो सामान का खरीदाना उन दोनों के मिलने का कारण बनता है, उसी तरह से यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने का ये कारण बनता है। तो इस तरह से क्या होता है, मास डिफेक्ट निकालने के लिए इतना कुछ करना नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उस फॉर्मूला को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज मीन बाय मास डिफेक्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय मास डिफेक्ट। What is meant by mass defect? आंसर में लिखिए, the mass of the nucleus, the mass of the nucleus, the mass of the nucleus should be equal to the sum of the mass of protons equal to the sum of the mass of protons and neutrons, full stop. But from experiment it is observed that the mass of the nucleus is less than the mass of protons and neutrons. Sum of the mass of protons and neutrons present inside the nucleus. Full stop. The difference in the mass of the nucleus. ऐसे लिखिए, this difference in the mass of nucleus is called mass defect. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, the mass defect is denoted by डेल्टा m, कैपिटल M होगा, इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा m. The mass defect is denoted by delta m and it is given as इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल्टा m equal to z mb plus a minus z mn, यहाँ पे नीचे में n है, और माइनस कैपिटल M, ये बॉक्स में बंद कर लीजिए।
बॉक्स में बंद कर लीजिए और नीचे में लिख लीजिए वेयर, वेयर करके लिखिए डेल्टा एम इक्वल टू लिखिए मास डिफेक्ट, डेल्टा एम इक्वल टू मास डिफेक्ट। z इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये होता है आपको एटॉमिक नंबर, ये हो गया मास डिफेक्ट। और a इक्वल टू क्या होता है, मास नंबर होता है, a इक्वल टू मास नंबर। और यहाँ पर mp क्या है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और mn इक्वल टू क्या है, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और m क्या है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस के मास का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, न्यूक्लियस के मास का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ये समझिए थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने का तरीका, और ये माइनस क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम इसमें उम्मीद करते हैं कि प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लिखिए दूसरा, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब इसमें लिखिए, अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, तो देखिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जस्ट इसका उल्टा समझना है। किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने में जिस एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने में, सेपरेट करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उस एनर्जी को ही कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग करने में जितना एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को ही कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी कैसे निकलेगा, तो वो ऐसे समझना है, जितना एनर्जी इसके मिलने का काउज बना है, कारण बना है, उतना ही एनर्जी अगर इसको दे दिया जाए तो ये आपस में क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे समझिए, अब क्या होता है, दोनों का मैरिज हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है, विचार आपस में मिलता नहीं है। अब एक कह रहा है सुबह तो दूसरी कह रही है शाम, एक कह रहा है दिन तो दूसरी कह रही है रात। तो आपस में जब विचार नहीं मिलता है तो आपस में आदमी तो फिर क्या होता है, डिवोर्स होता है, सेपरेशन होता है। तो अब जब डिवोर्स, अब अगर लड़का डिवोर्स मांग रहा है, अलग होना चाह रहा है, तो लड़की क्या कहेगी, उसको कहना है, उसको उसका मांग क्या होगा, उसका मांग होगा कि हमारा जो 10 लाख रुपया खर्च हुआ है वो अगर आप वापस कर दे तो हम क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, आपसे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 10 लाख रुपया, यहाँ पर 10 लाख रुपया जो खर्च हुआ था वो काउज था इन दोनों के मिलने का, और दोनों के अलग होने के लिए क्या चाहिए, यही 10 लाख रुपया अगर फिर से वापस आ जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेशन हो जाएंगे। 10 लाख रुपया खर्च हुआ है तो आपस में दोनों कंबाइन हुए हैं, और वही 10 लाख रुपया फिर वापस अगर मिल जाए, यानी
लड़की को अगर वापस मिल जाए तो फिर क्या होगा, दोनों में आपस में सेपरेशन हो जाएगा। तो अब इसे इसी तरह से यहाँ पे समझना है कि ये जो मास में कमी हुआ है और जो ये मास में जो कमी हुआ है वो मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, यानी ये जो एनर्जी से रिलीज होता है दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से जो एनर्जी रिलीज होता है उतना ही एनर्जी, यानी ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है तो दोनों में आपस में कंबाइन होकर के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। इतना ही एनर्जी अगर वापस मिल जाए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये जो मास है वही कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। अब मास जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी मिलेगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है आइंस्टाइन का E बराबर mc स्क्वायर। तो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है Eb से। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट किया जाता है Eb से। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को इंडिकेट किया जाता है Eb से, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और इसको निकालने के लिए क्या है कि ये जो मास में डिफरेंस हो रहा है यही कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में। अब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, mc स्क्वायर। तो m यहाँ पर मास, तो मास कितना है, मास को यहाँ पर मास डिफेक्ट कहते हैं और उसको इंडिकेट क्या किया जाता है डेल्टा m से। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा m और इसके साथ हो जाएगा c स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है निकालने का, Eb बराबर डेल्टा m c स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, किसी भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, या फिर दूसरे वर्ड में कहेंगे न्यूक्लियॉन्स को अलग करने में जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितना एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी को ही कहा जाता है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। इसे इंडिकेट किया जाता है Eb से और Eb इक्वल टू होता है डेल्टा m c स्क्वायर। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए व्हाट इज मीन बाय न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और आंसर में लिखिए द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट the energy required to separate the nucleons present inside the nucleus is called nuclear binding energy, पैराग्राफ चेक करके लिखिए it is denoted by EB, इस तरह से लिखिए E और नीचे में B। It is denoted by EB and it is calculated as डैश दे दीजिए और ये फॉर्मूला लिखिए EB इक्वल टू डेल्टा m c स्क्वायर, और नीचे में लिखिए वेयर EB इक्वल टू हो जाएगा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और डेल्टा m इक्वल टू मास डिफेक्ट और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट। ये कॉपी कर लीजिए और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।